का बंटवारा। रोहन और मोहन दो भाई थे। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच एक नई लड़ाई की शुरुआत होती है। और लड़ाई इस बात की कि माँ को रखेगा कौन। देखो रोहन, इस बार मैंने माँ को पूरे 8 दिन ज्यादा रखा। तुम समझ सकते हो कितनी तकलीफ होती है। कैसे कैसे करके तो मैं घर चला रहा हूँ। अरे वाह भैया वाह, 8 दिन ज्यादा में तो आपका बजट खराब हो गया। याद है 2 साल पहले जब आप दिवाली में अमेरिका गए थे तो मैंने पूरे 17 दिन माँ को एक्स्ट्रा रखा था। अब बात निकली है तो मैं बोल देता हूँ, तुम्हारी बीवी ने माँ को जो साड़ी देकर भेजा था ना, वो सेम साड़ी मेरी नौकरानी भी पहन कर आ गई थी। पता है कितनी शर्म महसूस हुई मुझे। तभी वहाँ मोहन की बीवी आ जाती है। बस करिए रोहन, मैंने तो अच्छी ही साड़ी दिलाई थी। अब क्या एक बुढ़िया के लिए मैं डिजाइनर कपड़े लेकर आऊं? कम से कम लाई तो, आप तो वो भी नहीं करते। तभी वहाँ रोहन की बीवी भी आ जाती है। देखो हम क्या करते हैं क्या नहीं, ये हमें ना बताओ। अगर हम गिनाने में आ जाएं कि हम क्या क्या करते हैं ना, तो शर्मिंदा हो जाओगे आप लोग। दूर खड़ी माँ बच्चों के साथ बच्चों की सारी बातें सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ रोहन का बेटा उन्हें कहता है, दादी मैं बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा तो आपको बहुत खुश रखूंगा। बेटा मैं तब तक रहूं ना रहूं, पर तुम अपने माँ बाप को कभी कोई कमी नहीं होने देना, उनकी हमेशा इज्जत करना। तभी वहाँ रोहन की बीवी आ जाती है। अरे माँ जी, क्या उटपटांग मेरे बच्चे को सिखा रही हैं? मैंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, आप कुछ गलत ना सिखाएं। हाँ बहू, संस्कारों में तो मेरे ही कोई कमी रह गई थी। हाँ हाँ सुन लिया मैंने। जाइए अपने कपड़े समेटिए और निकलिए कुछ दिनों के लिए। हम भी सांस ले, थोड़ा तंग आ गए हैं। सास बैग लेकर कमरे में जाती है जहाँ उसके दोनों बच्चे होते हैं। चलो माँ, अब इन लोगों के सुख के दिन है। अच्छा माँ, ले तो जा रहा हूँ लेकिन ढंग से रहना। हाँ अरे एक मिनट, अच्छा माँ ये हार जो पहन रखा है ना, इसे निकाल कर रख दीजिए। अरे माना कि आपका है लेकिन महंगा है, कहीं वहीं ना छोड़ आइएगा। भाभी, ये हार माँ को पापा ने दिया था। मरने से पहले तो वो ये हार निकालेंगी नहीं, तो हार का ख्वाब तो आप छोड़ ही दे। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। देखो मुझे तो तुम मेरे मायके ही उतार दो, मैं तो इस बुढ़िया के साथ रहने से रही। अरे ये क्या बोल रही हो, माँ सुन रही है ना। सुन रही है तो सुने ना, डर नहीं पड़ा मुझे किसी का। अरे बेटा जरा साइड में रोक ले, न सामने मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ भगवान को हाथ जोड़कर आती हूँ। मोहन गाड़ी रोक देता है। माँ उतर जाती है। धीरे धीरे चलते हुए वो उन दोनों से काफी दूर निकल जाती है। काफी देर तक माँ वापस नहीं आती तो मोहन उन्हें ढूंढने उतर जाता है। अब ये माँ कहाँ चली गई? अरे पता भी है कि अभी दूर जाना है, लेकिन अपने सिवा किसी और के बारे में सोचती नहीं। मोहन कार से उतरता है, लेकिन उसे कहीं भी माँ दिखाई नहीं देती। अरे माँ कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा है ना, तो जाने दो ना, लेट हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, घर चलो बस। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 महीने बाद रोहन मोहन के घर आता है। मोहन, आज माँ को लेने आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि एक भी दिन लेट हो और तू मुझ पर माँ को रखने का एहसान दिखाए। अब लेकिन माँ मेरे पास नहीं है। माँ नहीं है मतलब? वो तो मेरे पास भी नहीं है। कहाँ गई माँ? वाह, कभी माँ की चिंता की? 2 महीने से तो एक फोन भी नहीं किया, आज माँ की टेंशन दिखा रहे हैं आप। मोहन रोहन को सारी बात बता देता है। दोनों भाई साथ बैठ जाते हैं। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम हम शांति से तो जिएंगे। हाँ, अफसोस तो बस उस हार का रह जाएगा जो वो साथ ले गई। उधर माँ शांति से एक वृद्धाश्रम के बेंच में बैठी होती है। गले में हार नहीं होता क्योंकि उसी को बेचकर वृद्धाश्रम का किराया दिया होता है। इस कहानी में किसी को कोई सीख नहीं मिली, ना ही किसी को कोई सबक। कारण अगर सबक और सीख से लोग अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करते, उनकी इज्जत और मान सम्मान करते, तो शायद इस देश से वृद्धाश्रम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते। तो इस कहानी का अंत यही स्वीकार करें।
दिव्या को देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं। हमारे यहाँ 5 कार हैं, 7 बाइक्स हैं, फिर भी हम बस से आए हैं। वो क्या है ना कि हमें दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं है। बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन खुद की गाड़ी में बैठना दिखावा थोड़ी ना होता है। अरे हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ पोल्यूशन बहुत है ना, तो हम गाड़ी में नहीं निकलते हैं। हाँ, ये उससे भी बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन अगर आपको पोल्यूशन की इतनी चिंता है तो घर में 5 कार और 7 बाइक क्यों रखी है? अरे इतने पैसे हैं, फुर्सत में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते एक हेलीकॉप्टर खरीदने का सोच रहा था। तो क्यों नहीं खरीदा? अरे उसके पंखे हवा ज्यादा देते हैं, हमारी माँ को ठंड बहुत लगती है ना, अब बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा, ऊंचा और नेक ख्याल है। हम कैसे मान ले कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? अरे हमारा परिवार झूठ नहीं बोलता। दिल्ली शहर में किसी से भी पूछ लीजिएगा, हमारे बेटे का बड़े लोगों में उठना बैठना है। हाँ। अरे छोटो चुप रह, इतने बड़े लोग हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी फैक्ट्री है, और ऐसी फैक्ट्री कि यहाँ ग्राहक आया, इधर सामान बनाया जल्दी जल्दी, और हम हर काम ना जल्दी करते हैं। हाँ वही तो, तब जल्दी जल्दी अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दीजिए। दिव्या के पिताजी दिव्या के भाई छोटू की एक भी बात न मानते हुए दिव्या की शादी दिल्ली के इस फेंकू परिवार में करवा देते हैं। जब दिव्या ससुराल पहुंचती है तब आपकी कार्स और बाइक्स कहाँ है? मुझे बाहर जाना था किसी काम से। कार और बाइक्स? कौन सी कार और बाइक्स? अरे जब आप मुझे देखने आए थे तो कहा था ना कि आपके यहाँ 5 कार्स हैं और 7 बाइक्स हैं। हाँ हाँ, उस दिन थी, आज नहीं है। है? आज कहाँ गई? अरे जिनकी थी वो ले गए। मतलब वो आपकी नहीं थी? आपने तो कहा था हमारे घर पर है। हाँ घर पर थी, बाबूजी का एक पार्ट टाइम काम है, कार और बाइक धोने का। उस दिन घर पे 5 कार और 7 बाइक्स थी तो बोल दिया था। अरे झूठ थोड़ी ना बोला है, जैसा था वैसा बोल दिया। और वो हेलीकॉप्टर खरीदने वाली बात, वो झूठ थी क्या? अरे बिल्कुल नहीं, शहर में एक नई कंपनी आई है पंखे की, जिसके पंखे बड़े हैं, कंपनी का नाम हेलीकॉप्टर रखा है। जब लेने गए तो हवा बहुत तेज फेंक रहा था, तो माँ ने बोला ठंडी लगेगी बेटा। वैसे भी दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है ना। झूठ कहाँ बोला मैंने, जैसा था वैसा बोल दिया। हे भगवान, और वो फैक्ट्री वाली बात, इधर ग्राहक आया उधर सामान तैयार। अरे वो भी तो बिल्कुल सही है, मेरा ना पानी पूरी का ठेला है, इधर ग्राहक आता है उधर पानी पूरी बना देता हूँ। अरे झूठ कहाँ बोला, जैसा था वैसा बोल दिया। हे राम, मेरे तो कर्म फूट गए। आपने तो कहा था कि आप लोगों का बड़े लोगों में उठना बैठना है। अरे है तो, पहले मैं बहुत बड़े लोगों के यहाँ नौकर था, जब भी कोई गलती करता तो वो मुझसे उठक बैठक लगवा देते। हो गया ना बड़े लोगों में उठना बैठना। दिव्या अपने साथ हुए धोखे पर रोने लगती है और ठान लेती है कि वो ससुराल वालों को लाइन पर लाकर ही रहेगी और उनकी ये झूठ बोलने वाली आदत छुड़वा कर रहेगी। आप लोग खाने में क्या लेंगे? करेला खा लूंगा। अरे मुझे तो टिंडे खाने हैं। कद्दू खाऊंगा। अच्छी बात है, खाने के टेबल पर मिलते हैं। शाम को जब सब खाने के टेबल पर मिलते हैं तो सब देखते हैं कि टेबल पर प्लेट्स में एक पूरा और कच्चा कद्दू रखा है, कच्चा करेला रखा है और कच्चे टिंडे भी रखे हैं। बहू, ये सब क्या है? ससुर जी के लिए करेले, आपके लिए टिंडे और श्रवण जी के लिए कद्दू। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन ये पकाया क्यों नहीं है?
आप लोगों ने पकाने को तो नहीं कहा था, बस मैंने पूछा था क्या खाएंगे, तो आपने ये कहा था कि करेले, टिंडे और कद्दू खाने वाले हैं। ये क्या मजाक है दिव्या, तुम झूठ बोल रही हो। अरे मजाक कहाँ है, आपने कहा कद्दू खाएंगे तो खाइए, ऐसे थोड़ी ना कहा था कि पका हुआ खाएंगे। और वो आप क्या कहते हैं, जैसा था वैसा बोल दिया, झूठ कहाँ बोला मैंने। दिव्या की बात सुनकर, समझकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें अपने किए और झूठ बोलने की आदत पर पछतावा होता है। दिव्या समझदारी दिखाते हुए उन्हें सच के रास्ते पर चलने और किसी से मजाक में भी झूठ ना बोलने की सीख देती है और उनके काम में मदद करके उनके काम को और बड़ा बनाने में मदद करने लग जाती है।